नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। आज आपके लिए स्पेशली एक सेशन की शुरुआत की गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बेहतरीन जानकारी दी जाएगी भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए समय बचाएंगे और कम समय में एक अच्छी तैयारी करने का मौका देंगे। इसलिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक बार एग्जाम से पहले इस तरीके के और ऐसे वीडियो को देखना है और इनको रोज लेकर के हम आएंगे डेली, ताकि आपको बहुत फास्ट तरीके से कोशिश करेंगे। वीडियो हमारा 4-5 मिनट का भले ही ना हो, वीडियो 10-15 मिनट का हो, लेकिन उसको आप 4-5 मिनट में भी देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो संविधान के उन हमने क्या लिए है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अधिकांश चांसेस रहते हैं कि इन अनुच्छेदों से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न भी आते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। सभी लोगों को पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सभी लोग जवाब दे सकते हैं। इसका क्या होना चाहिए? नागरिकों के एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता क्वेश्चन पूछा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ भारत में गोवा राज्य में लगाया गया है। कहां पर? गोवा राज्य में है। किसके अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। इसके अनुच्छेद 44 में आर्टिकल 44 के अंतर्गत बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर एक समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 44। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के में प्रतिस्थापित है? सिंपल सी बात पूछी गई है, समान अवसर। समान अवसर किस चीज में? किस चीज में? नौकरियों में, या फिर आप बोल सकते हो नियोजन में। तो नौकरी या नियोजन में जो समान अवसर दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो पहली बात तो जो अधिकार है ये समता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? क्षमता का या फिर समानता का अधिकार है, ठीक है। हमें पता है कि समानता के जो अधिकार हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित हैं, ठीक है। तो 14 विधि के समझ समानता बताता है, 15 बताता है कि धर्म, जन्म, लिंग या फिर आप बोल सकते हैं जो जन्म स्थान है, जो आपका सेक्स रेशियो है, ये बहुत जो भी आधार होते हैं, इन आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव निषेध है। और 16वां क्या बोलता है? सेम आधार पर नौकरियों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बोलता है आर्टिकल 16, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 क्या करता है? ये निषेध करता है किस चीज में? नौकरी के लिए समान अवसर। खैर इसके अपवाद बहुत सारे हैं। जब हम एसटी एससी या ओबीसी को रिजर्वेशन देते हैं या ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देते हैं तो वो अनुच्छेद 16 का क्या करते हैं? एक तरीके से अपवाद बन जाते हैं, ठीक है। तो उस अपवाद में फिलहाल आपको नहीं जाना है, आपको ये जानना है कि समान अवसर की बात कहां की गई है? तो आर्टिकल 16 में की गई है। अनुच्छेद 15 में क्या है? आधार सेम है और किस चीज का? भेदभाव का निषेध है। भेदभाव का निषेध, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, ऐसी बात कही गई है। आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो ये स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है, स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है, याद रखिएगा। आर्टिकल 17 जो है वो समता के अधिकार से संबंधित है। कौन सा है? ये है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, याद रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत यानी कि सिंपल सी बात है, छुआछूत के अंत की बात कही जा रही है, छुआछूत के अंत की बात कही जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या होना चाहिए? आपको 2 सेकंड का 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि जीके में आपको एक काम करना है, आपको अधिक से अधिक समय बचाना है। यदि आप जीके में समय बचा पा रहे हैं तो आप उस समय को अपने रीजनिंग में या फिर हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाए या समान न्याय की बात की जाए तो ये ध्यान दीजिएगा, ये डीपीएसपी का पार्ट है। किसका है? डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। आर्टिकल 39A इसके अंतर्गत आता है। 39A में बात लिखी गई है समान न्याय की और निःशुल्क विधिक सहायता की, याद रखिएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 30 की तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? आर्टिकल 30 का संबंध हो जाता है मौलिक अधिकारों से, जिसमें शिक्षा और संस्कृति के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 33B की बात करेंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो मौलिक अधिकारों
अधिकारों के ही अंतर्गत आता है, लेकिन वो सैन्य अधिकारों में चला जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल उत्तर हमारा बी करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य। तो पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे भारतीय संविधान के मूल भाग में नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसको हम बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। किसकी मदद से जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 51 के ए के अंतर रखा गया है। यदि कोई आपसे भाग पूछता है तो भाग बोल दीजिए चौथे का या फिर चौथे का ए। ठीक है, भाग कौन सा याद रखेंगे आप? भाग जो है इसका वो फोर्थ का ए है, इसको फोर्थ का भी कहा जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? पहले टोटल 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, बाद में एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। आज की डेट में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जो ये एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था। उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दी कम समय में आपको समझ में आ चुकी होगी। इसकी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देशन दिया गया है? जल्दी से बताइएगा, क्या उत्तर होगा इसका? जल्दी से सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए। ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो हम जानते हैं कि भारत में जो पंचायती राज है वो 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हो चुका था। ठीक है, कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर को शुरू हो चुका था, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, सिर्फ एक अनुच्छेद में इसकी बात की गई थी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो 40 है, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 40 जो है उसमें बात लिखी गई है कि राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर ग्राम पंचायतों को गठित करना चाहिए। कुछ सालों तक ये चीज नहीं हुआ, लेकिन बाद में 1992 के टाइम पर 73वां और 74वां 73rd और 74th ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, और क्या होता है? स्थापना होती है किस चीज की? ग्राम पंचायत की एज अ संवैधानिक निकाय। ठीक है, संवैधानिक दर्जा कब मिला इनको? 1992 में मिला, याद रखिएगा। फिलहाल इसका उत्तर आर्टिकल 40 होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन कौन सा है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें अनुच्छेद 79 तो इसके अंतर्गत क्या आती है? संसद आती है। और संसद किससे बनती है? संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला पार्ट होता है राष्ट्रपति, पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति नहीं होगा संसद में तो कोई भी जो बिल आपका आया है वो कभी पास होगा ही नहीं, वो कभी नियम बनेगा ही नहीं। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में और 53 में राष्ट्रपति की बात बताई गई है। ठीक है, बात करेंगे हम क्या बोलते हैं राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत क्या बोलते हैं राज्यसभा के बारे में बताया गया है। बात करेंगे लोकसभा की तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की जानकारी दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। तो याद हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी यहां करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, क्योंकि तीनों ऑप्शन दिए हैं, तीनों के तीनों से मिलकर के संसद हमारी बनती है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। अगले हम क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति व लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की अनुमति देता। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लोकसभा है वो एक अस्थायी सदन है, एक अस्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है। किस आधार पर? या तो क्या बोलते हैं अविश्वास मत पारित हो जाए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इस्तीफा देना पड़ता है सरकार को, तो उस टाइम पर भी भंग हो सकती है। या फिर प्रधानमंत्री आग्रह करता है या बोलता है कि भाई हमारी क्या बोलते हैं अब विधानसभा क्या बोलते हैं लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद से उसको ये शक्ति मिलती है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है 85 ये पावर देता है राष्ट्रपति को कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। तो आर्टिकल सी यहाँ पे अनुच्छेद 85 जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये पावर किसकी है? ये पावर है राष्ट्रपति की। और एक किस तरीके की पावर है? ये राष्ट्रपति की विधायी पावर है। ठीक है, विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की, याद रखिएगा। एक लोकसभा को
विघटित कर देना, उसको भंग कर देना राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति, याद रखेंगे। ठीक है, यकीन मानिएगा इनमें से पूरी संभावना रहती है ऐसे प्रश्नों में से कि एक आधा प्रश्न आपको मिल जाएगा, और एक प्रश्न भी आपको मिल जाएगा तो मेरी इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। खैर, बहुत छोटी मेहनत से मैंने ये वीडियो बना लिया है। रोज डेली हम लोग घंटों मैराथन लेते हैं, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, रहेगी। फिलहाल छोटी वीडियो से समय बचाने के लिए आपके पास आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, किस आर्टिकल के माध्यम से संवैधानिक दर्जा पंचायतों को दिया गया? मैंने आपको पहले भी बताया है कि 73वां संविधान, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 से 92 में, इसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। कौन सा नया अनुच्छेद आया? तो आर्टिकल 240, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ठीक है, क्या लिखा गया है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है उसके अंतर्गत जो पंचायती राज्य के विषय हैं वो सारे के सारे विषय शामिल किए गए। टोटल 29 विषयों को शामिल किया गया, याद रखिएगा। टोटल 29 विषय को शामिल किया गया, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। तो ये बात आपको याद रखनी है, पंचायती राज से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। मैं चाहता तो आपके हर एक ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन दे सकता था, लेकिन ये वीडियो मात्र 10 या 12 मिनट के हिसाब से बनाया गया है, इसलिए ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? मातृभाषा में। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी मातृभाषा जनरली देखा जाए तो हिंदी है, तो सिंपल सी बात हमें बोलनी है कि हिंदी के विकास की बात कही गई है, हिंदी के विकास की बात की गई है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 351 है वो हिंदी के विकास के लिए योजना बनाना या फिर उसके लिए काम करना या विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती है वो करने की बात कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 इससे रिलेटेड है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा है। ठीक है, तो पूरा मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि मेरे द्वारा कराए गए 10 के 10 प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। दिक्कत होगी एक बार दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको पूरे इस तरीके के आर्टिकल रट जाएंगे, और ऐसे वीडियो हम डेली लाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, और जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सारे के सारे आपको बताएंगे, और गारंटी देते हैं कि इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपके चांसेस रहेंगे फंसने के। ठीक है, और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने की, ठीक है, कोशिश रहेगी हमारी ये। तो यदि वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया है क्या? एक क्वेश्चन और रह गया, उसको भी कर लीजिए। अंतिम प्रश्न रह गया, मैं देख नहीं पाया था, माफ कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका यानी बात की जा रही सुप्रीम कोर्ट की, बात की जा रही सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस क्या बोलते हैं भाग में आता है, किस अनुच्छेद में आता है? ध्यान दीजिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो 124 है। कौन सा? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की। यदि हाई कोर्ट कोई आपसे पूछ ले तो आप बोल देना कि अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 214 214, ठीक है, 214 में हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट 124 में आता है। इसका उल्टा कर दिया, 124 को मैंने थोड़ी सा उल्टा कर दिया, 214 कर दिया, तो हाई कोर्ट हो जाएगा, जो कि एक राज्य के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो भाग कौन सा होगा? हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 5वां है वो व्याख्या करता है संघ की, व्याख्या करता है केंद्र की, और सुप्रीम कोर्ट केंद्र के अंतर्गत आने वाली एक चीज है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि भाग 5 अनुच्छेद 124 यानी कि आर्टिकल डी इज द राइट आंसर। तो अनुच्छेद जो 124 होगा ये अनुच्छेद लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भाग लिखा है, तो भाग 5 अनुच्छेद 124 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, एकदम क्लियर हो गई होंगी। दिक्कत है दोबारा वीडियो देखिए, सारे डाउट पूरे हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिएगा, गलत लगा तो गलत कमेंट करिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलूंगा। जय हिंद।